हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य, उसका एक अत्यधिक ठंड वाला जिला, और उस जिले से निकला हुआ एक राजघराने का नेता जिसने वर्ष 1972 में नगर पालिका के चुनाव के साथ अपना राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया। और उसके बाद कदम इस तरह आगे बढ़ने लगे कि 3 बार सांसद बने, 1 बार राज्यसभा सांसद बने, और उसके बाद 3 बार विधायक रहे। बीच में पार्टी भी छोड़नी पड़ी, उसके बाद फिर चुनाव जीता, उसके बाद फिर पार्टी का पल्ला पकड़ा, फिर चुनाव हारे। और वर्तमान में क्या रणनीति रहने वाली है और भविष्य की किस तरह से चिंता करते हैं, राजनीति को किस तरह से देखते हैं। नमस्कार, टिंज भारत की पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शिवेन कुमार, और आज मेरे साथ मौजूद हैं महेश्वर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शिवेन जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आज लोहड़ी का एक पावन दिवस है, ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। कल मकर संक्रांति है और आज लोहड़ी को तो भी बहुत मानते हैं, विशेषकर हिमाचल और पंजाब, बाकी अन्य स्थानों पर भी समूचे देश में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम तो आपको बधाई। विषय आपने रखा है राजनीतिक शास्त्र, और लोहड़ी के दिन ये बात हम कर रहे हैं, तो आपको लोहड़ी की भी बधाई। भगवान करे आपका चैनल सफल रहे, तरक्की करे। मैं देखता हूं कि आपके जितने भी ऐसे कुछ ज्वलंत समस्याएं होती है या कोई राजनीतिक इशू होते हैं, उस पर अवश्य आप मुझे याद करते हैं, और आज भी आपने याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न की तरफ रुख करते हैं जी। आप 1972 में पहली बार जब नगर पालिका के सदस्य बने थे, उस दौर की राजनीति में और इस दौर की राजनीति में सबसे स्वच्छ राजनीति कौन सी थी, वो वाली या ये वाली? आपका प्रश्न बहुत जटिल है। सत्यता ये है कि जो वो समय था, उस समय परिवार छोटा था, अनुशासित था, और तुलनात्मक दृष्टि से ईमानदारी भी लोगों में भी थी, राजनेताओं में भी थी। और आज भी ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा एक देश में दल है, राजनीतिक दल है, और हमारे नेता ईमानदार हैं। ये बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। और उस वक्त की राजनीति में लोग भी ईमानदारी से साथ देते थे, उसमें कुछ अंतर आया। अगर हम वर्तमान की बात करें, जिस सीट से आप 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी चुनकर गए, बुरी तरह से कहेंगे तो हम हार हुई है, और विपक्ष तो ये तक कहता है कि भाजपा हारी नहीं है, चारों खाने चित्त हुई है। आप हार के कारण क्या देखते हैं? नहीं, चारों खाने चित्त तो नहीं हुए, लेकिन ये सही है कि हार का मुख देखना पड़ा है। उपचुनाव में हमको सफलता कहीं भी नहीं मिल पाई, और इसकी समीक्षा चल रही है। और समीक्षा में भी मैंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ी चिंता का विषय एक है। मंडी में हुई थी तो मुझे भी पूछा गया था क्या कारण रहे, तो मैंने संक्षिप्त में उत्तर दिया था कि चिंता का विषय ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में चलते हुए 1972 से लेकर आज, और उस वक्त मेरी आयु जो थी बहुत कम थी, 25-26 वर्ष की आयु थी। इन 40 वर्षों में पहली बार एक चीज देखने को मिली कि लोगों ने नोटा का भारी मात्रा में क्यों प्रयोग किया, उसको उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। नोटा तब लगाता है आदमी, या तो उसको राजनीति में रुचि नहीं है, या प्रत्याशी उसको बहाया नहीं है। और इतना ज्यादा नोटा लगना, गलती से पहले 2, 4, 8, 10, 20, 25 वोट कोई नोटा में लगते थे, और इस बार तो हद हो गई। कुल्लू छोटा सा जिला है, वहाँ भी हमारे यहाँ भी कम से कम 4,000 के आसपास, 2,500-3,000 के आसपास नोटा लगा। और जो मंडी संसदीय क्षेत्र की आपकी बात कर रहे हैं, 12,626 वोटों का नोटा लगा।
इसका कारण ढूंढना चाहिए, हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आप आत्मचिंतन की बात करते हैं, मैंने प्रत्यक्ष तौर पे देखा था जिस दिन नामांकन था, खुशहाल ठाकुर नामांकन भर रहे थे, आपने मंच पे अपना उद्बोधन देकर मंच छोड़ दिया था, क्या कारण रहे थे? नहीं, मंच छोड़ा नहीं था, वो गलत है। देखिए, जो बात थी, मंच नहीं छोड़ा, मैं बोल कर गया, क्योंकि मुझे वहां पर बहुत आवश्यक कार्य था उस दिन। लेकिन मैं तब आया कि फिर सब कहेंगे कि महेश्वर सिंह ने अनुपस्थित था। मैं केवल सिर्फ इतना कहने आया, मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूं और जहां जितना भी मेरी ताकत होगी मैं पार्टी के लिए लगाऊंगा, इसलिए मैं आया था। और आपने देखा होगा, मैंने पुष्प गुच्छ भी दिया, मुख्यमंत्री जी भी थे, प्रत्याशी भी थे, प्रत्याशी जी को दिया, बधाई दी और फिर भाषण भी दिया। और भाषण में भी एक बात कही थी, और वो इसलिए बड़ी गहरी बात कही थी क्योंकि टिक्का टिप्पणी करने का दिन नहीं था, हमको वोट मांगने का दिन था। तो मैंने कहा था कि मंडियाली भाषा में कि सेव लग गया सहजा, जो तलंग गया जलोड़ी, तू समझनी ज्यादा मांग लानी थोड़ी। तो फिर वो लोग कह रहे थे आगे बढ़ो, नारे लगा रहे थे, बहुत नारे लग रहे थे। मैंने कहा ये नारे तो अच्छी बात है, जोश पैदा करते हैं, पर होश भी रखा, वोट भी दे दिया। जनता एक प्रश्न पूछती है अपने नेता से कि महेश्वर सिंह की वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री से कितनी करीबियां हैं? देखिए, जो मैं उचित बात कहता हूं, मुख्यमंत्री जी भरसक उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब ये जो परिवार बड़ा होता है तो फिर मुख्यमंत्री को सबको खुश करना भी होता है, कोई नाराज ना हो जाए। ऐसा करने में कुछ कम जो है वो बार बार, विशेषकर ये ट्रांसफर एक ऐसा मुद्दा है कि एक बार किया हुआ काम सिरे चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि कोई कहाँ से आ रही है सिफारिश, कोई कहाँ से आ रही है, उसमें उलझे रहते हैं। ये बात तो है। लेकिन ये मुझे बड़ा खेद से कह रहा हूं कि बावजूद इस बात के कि मुख्यमंत्री जी भरसक प्रयास करते हैं हर जगह जाने का और लोगों की बात सुनने का, और विकासात्मक कार्यों में भी कोई कमी नहीं रही, तो फिर यह हार क्यों? जिस तरह से राजनीति में आपका कद है, आप 3 बार के सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और आज भी जब हम कई बार सचिवालय जाते हैं तो आप सीढ़ियां चढ़ उतर रहे होते हैं वहां क्लर्कों से आप, जबकि आज तो ऐसा होना चाहिए कि एक फोन पे ऊपर आपका काम होना चाहिए। तो क्या इसको ये भी माना जाए कि सरकार महेश्वर सिंह के काम कर नहीं रही है, या फिर महेश्वर सिंह को साइडलाइन किया जाए? मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो आज हम करवा लेते हैं, यहाँ पर ऐसा तंत्र है, नीचे ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग बैठते हैं कि वो किसी को सूचना कर देते, भाई तू अपना बाबेला कर ही ले, नहीं तो हुई गिरी तेरी ट्रांसफर। वो किस बात के भी, किस उद्देश्य से उस बात को करते हैं पता नहीं। तो इससे पहले कि जो हमने जो काम करवाया है वो सिरे चढ़ जाए, तो मेरी पुरानी आदत है, मैं तो ये आदमी हूँ कि चाहे मैं सांसद था, कहीं था, अगर कोई काम तहसीलदार कर सकता है तो मैं डीसी के पास नहीं जाता। व्हाई नॉट गो टू तहसीलदार? अगर मेरा काम कोई क्लर्क कर देगा तो व्हाई शुड आई गो एनीवेयर? तो मैं उतनी, क्योंकि वोट देने वक्त तो हम एक छोटे से छोटे आदमी के पास भी प्रणाम करके खड़े होते हैं, तो फिर वो भी तो मतदाता ही है ना। अधिकारी भी मतदाता हैं, कर्मचारी भी मतदाता हैं, तो उनके पास जाने में गुरेज क्यों? आप मतदाताओं की बात कर रहे हैं, ये चुनावी वर्ष भी है, आपने एक बार पहले भी भाजपा से किनारा किया था, हालांकि आपने उसके बाद फिर पार्टी का दामन थामा, कुछ मतों से आप हारे भी। अगर इन चुनावों में महेश्वर सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो आप तो एक जननेता हैं, रुकेंगे आप नहीं? आपने पहले भी कहा था कि या तो मुझे अभी लोकसभा का टिकट दिया जाए या फिर अगले 5 साल झेलने के लिए तैयार रहें। तो अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो क्या महेश्वर सिंह चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो फिर किस तरह से लड़ेंगे? नहीं, ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी तो मुझे जो बात मैंने कही थी वो मैं मुकरता नहीं। मैं प्रत्याशी था और संभवतः मुझे बहुत लोगों का समर्थन भी था।
क्योंकि आपने जैसा स्वयं कहा 3 वर्षों से लेकर 3 टर्म में लोकसभा में रहा, 1 टर्म राज्यसभा का, और सुखराम जी के मुकाबले से लेकर कौल सिंह जी को भी हराया था, प्रतिभा जी को भी हराया था, वीरभद्र जी से मात्र कुछ सैकड़ों वोटों से मैं रह गया था। वो तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन वहां पर मेरा वोट बैंक था। वो मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई आप बात करो, तो इसलिए मैंने इनसे बात की थी। अब टिकट क्यों नहीं मिला, शायद मुझ में कोई कमी रही होगी। मैंने वहां मंडी में भी कहा था कि मैं भी प्रत्याशी था भाई, हो सकता है मुझ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए पार्टी ने दूसरा कैंडिडेट दिया। अब दूसरा दिया है तो फिर हम कैंडिडेट का साथ देंगे, लेकिन नोटा क्या दर्शाता है उसको समझना चाहिए। नहीं, भविष्य की आपकी रणनीति क्या रहेगी? अगर भविष्य भाजपा से की टिकट अभी नहीं तो मिलता है? देखिए, अब मेरी आयु इस समय 72 वर्ष की हो गई। आपके फाल्गुन महीने में मेरा जन्म दिवस होता है 2 प्रविष्टे को। अब ये 72-73 की आयु में इतनी शक्ति तो मेरे टांगों में है कि मैं विधानसभा को बड़े अच्छी तरह चला सकता हूं। तभी मैंने कहा था कि नहीं तो फिर 5 साल झेल लेना भाई, अभी नहीं देना। अगर अभी भी नहीं देंगे तो क्या करना है, तो फिर जनता के पास बात करूंगा क्या करना है भाई। पर ऐसा मुझे मालूम है, ऐसा मेरे को आशा भी रखता हूं कि इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? एक बात तो स्पष्ट है, एक बात और कहते हैं ये नेता कहते हैं, अब ऊपर पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिनके पिता अगर प्रत्याशी हैं, पहले एमएलए रह गए, एमपी रह गए, उनके बच्चों को टिकट नहीं मिलेगा। ये भी बात कहते हैं ना, तो उस बात को लेकर भी है कि तो फिर ये तो हमारी तो अंतिम पारी है भैया, इसके बाद तो आयु सीमा भी तो होती है कुछ चीज। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि पार्टी मेरे से न्याय करेगी। एक और प्रश्न, महेश्वर सिंह का ऐसा कोई बड़ा काम जो उन्होंने कुल्लू के लिए किया हो? कुल्लू के लिए अनेकों काम किए। अटल जी की कृपा से कुल्लू एक ऐसी जगह थी कि कहां हम इतने सौभाग्यशाली कि एक प्रीणी के गांव में पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का सचिवालय साल में एक दफा चलता था, पूरा सेक्रेटरीट चलता था। और वहां के लिए आप रोहतांग टनल की बात करते हैं, बड़े लोग क्लेम करते हैं, लेकिन मैं उस प्रकार की बातें नहीं करता। मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। रोहतांग टनल जब बनाया था तो उस वक्त हिंसे डोगिया जी इंजीनियर थे इसमें, आपके दीपक प्रोजेक्ट में, वो लाहौल से संबंध रखते थे। तो एक दिन हमने चर्चा की कि भैया देखिए, अब यहाँ पर एक टनल बन रहा है। हमने प्रेरणा ली जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का आउट में पंडो का आउट के पास जो टनल बन रहा था, कि वो ये इतना 5-6 किलोमीटर का टनल बन रहा है, तो फिर 8 किलोमीटर का टनल क्यों नहीं बन सकता? एक कुल्लू हवाई अड्डा है, उसके विस्तारीकरण की बात हर बार आती है, परंतु वो विस्तार हो नहीं पा रहा है। देखिए उसका मैं बहुत दुखी हूँ उस बात से, अभी भी बात करता हूँ। देखिए पहले बात की जबकि अटल जी थे प्रधानमंत्री, उस समय एश्योरेंस कमेटी बनी, तो मेरा सौभाग्य था कि बहुत बड़े हमारे पार्टी के जो नेता थे वो उसके अध्यक्ष बने और मैं उसका एक सदस्य था। तो मैंने सदन में एश्योरेंस ली थी इस एयरपोर्ट की। ये हमारा दुर्भाग्य है, जब वो एयरपोर्ट कच्चा था तो फ्लाइट पक्की थी, अब एयरपोर्ट पक्का हो गया तो फ्लाइट कच्ची हो गई। ये विडंबना है। और अनेकों बार उसके प्रश्न हमने हाउस में उठाए, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का वो एयरपोर्ट है। आज जिस प्रकार से उसकी अनदेखी हुई है, उसका तो क्या कहूँ, कह नहीं सकता, क्या कहूँ। मैंने बार बार कहा, गडकरी जी आए तब कहा, जब मैं लोकसभा में था तब मैंने प्रश्न उठाए,
और एक बात तय हो गई थी, नेशनल हाईवे, सुंदर सिंह जी भंडारी हमारे चेयरमैन थे, नेशनल हाईवे या जो आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके डायरेक्टर जनरल आए थे, उस एश्योरेंस कमेटी में पेश हुए थे। तो एक उसमें सुझाव आया था कि एक लूप डेवलप हुआ है इस दरिया में, ये जो सॉयल इरोजन से जो भूमि कटाव होता है दरिया ब्यास से, और जो लोगों ने इलिसिट माइनिंग कर रखी है, तो एक लूप बना है, उसको स्ट्रेटन कर दें तो एटीआर के लिए बहुत अच्छी फ्लाइट करने के लिए रनवे बढ़ जाएगा और आसानी से आपके फुल लोड उठाकर चल सकेगा, रनवे छोटा है। फिर एक और बात कही गई उस वक्त भी, जब ये आया तो फिर ये कहा कि जो इसका पैसा है लैंड एक्विजिशन का, वो सरकार को देना पड़ेगा, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भारत सरकार देगी। तो हिमाचल सरकार को इतना कहा था कि भाई आप उसकी बात करो। भाजपा जो है मिशन रिपीट का दावा करती है, आपका भी अभी चुनाव लड़ने का मन है, पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं। आप एक स्पष्टवादी नेता हैं, क्या लगता है मिशन रिपीट हो पाएगा? अभी भाजपा क्या मिथ तोड़ेगी इस बार जयराम ठाकुर के नेतृत्व में? नहीं, जिस प्रकार से सारे प्रांत में काम हुआ है, जितनी मेहनत मुख्यमंत्री जी करते हैं, जितनी बार प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में जो है हम यहाँ पैसा आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। अभी भी आए तो कितनी योजनाओं का उद्घाटन किया, कितना शिलान्यास किया। आप अभी योजनाएं गिनवा रहे हैं, उद्घाटनों की आप जिक्र कर रहे हैं, प्रदेश के विकास का भी आप जिक्र कर रहे हैं, परंतु कभी आपने ही कहा था कि उपचुनाव जो हैं वो लहरों पे नहीं विकास के मुद्दे पे लड़े जाते हैं। तो जिस तरह से हार हुई है, फिर तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं भाजपा विकास करने में असफल रही है। नहीं, मुझे तो फिर तो उसका उत्तर तो वही है, नोटा। कहीं चूक हुई है। अब मैं अपने आप अपने मुंह से क्या कहूं? ना केवल लोकसभा चुनाव में, विधानसभा की जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी चूक हुई। आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहूंगा जी, कि जो आज जिस प्रकार के प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान जो एक घटना अभी घटित हुई 5 तारीख को बठिंडा में, वो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब किस प्रकार से उस पर बहस चल रही है, ये तो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है, संज्ञान लिया है, कमेटी बनाई है, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि 10-15 मिनट तक प्रधानमंत्री लोगों में बिल्कुल न्याथा खड़ा है। अगर उसका कोई नाजायज फायदा उठाते तो प्रधानमंत्री जी को क्या होता वो दुनिया जानती है। तो ये कैसे हुआ? अगर इस प्रकार करेगी प्रांतीय सरकारें बिहेव तो ये अच्छी बात नहीं। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर बधाई। थे हमारे साथ महेश्वर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर विकास की बात आती है तो कई लोगों ने अटल टनल का भी श्रेय लेना चाहा, परंतु इन्होंने कभी नहीं लिया। और जहां तक हवाई पट्टी की विस्तारीकरण की बात है, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि जो विस्तारीकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज भी नहीं हो पा रहा है। हार के कारणों के ऊपर पार्टी को सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और साथ ही साथ भविष्य में राजनीति किस तरह से और अच्छी हो सकती है उसके बारे में भी सरकारों को भी सोचना चाहिए। तो फिलहाल आप टिंज भारत का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल साइंस देख रहे थे। टिंज भारत के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।